हेलो मैजिक बडी, स्वागत है आप सभी का मैजिक एजुकेशन पर। मैं हूं एसएम सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम का पार्ट 3। इस पार्ट में हम लोग ब्लड कंपोनेंट्स, उसके फंक्शन क्या होता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है, इस बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कभी कभी खेलते खेलते हम गिर जाते हैं, हमें लग जाता है और एक रेड कलर का फ्लूइड बाहर आता है। That is nothing but our blood. The blood is a red color fluid material. It is a fluid connecting tissue. इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। नाम में ही देखिए क्या है, कनेक्ट। कनेक्ट मतलब क्या कि जो दो चीजों को जोड़ता है। ब्लड हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होता है और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। The oxygenated blood is deep red in color, salty in taste and pH is 7.4. हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, वो ब्लड डीप रेड कलर का होता है और इसका टेस्ट थोड़ा सा साल्टी होता है। इसका पीएच 7.4 होता है। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड, हेमोपोएटिक ऑर्गन्स, ब्लड डिसीजेस इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। यानी मेडिकल साइंस की वो फील्ड जो ब्लड, हेमोपोएटिक ऑर्गन्स यानी जो ऑर्गन्स जिनका ब्लड के साथ कुछ ना कुछ संबंध होता है, ब्लड डिसीजेस, इन सब के बारे में पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है, उस फील्ड को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। हीम यानी ब्लड एंड लॉजी मींस स्टडी, स्टडी ब्लड। मेडिकल साइंस के इस ब्रांच को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं। हमारा ब्लड दो पार्ट से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं प्लाज्मा से। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड के ट्रीटमेंट में प्लाज्मा थेरेपी का यूज होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है और कहां से आता है जानेंगे। प्लाज्मा इज ए पेल येलो क्लियर एंड स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड। हमारे ब्लड का ये कंपोनेंट है। अगर आप ब्लड में से ब्लड सेल्स को अलग कर दोगे तो हमें एक पेल येलो कलर फ्लूइड मिलेगा, दैट इज नथिंग बट आवर प्लाज्मा। अब ये जो प्लाज्मा है वो 90 to 92% ऑफ वाटर से बना होता है। इसमें 6 to 8% प्रोटीन एंड 1 to 2% इनऑर्गेनिक साल्ट्स होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। So any compound that doesn't contain carbon, it is called as inorganic. तो हमारे प्लाज्मा में 90 to 92% ऑफ वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है और 1 से 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होता है। इसी के साथ कुछ और कंपोनेंट्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इसमें जो 6 to 8% प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन्स कौन कौन सा है। पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन डिस्ट्रीब्यूट द वाटर ऑल ओवर द बॉडी। अब प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन है उसका काम ये होता है कि हमारे पूरे बॉडी में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ग्लोबुलिन प्रोटेक्शन का काम करता है। फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेसेस। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है, देखिए जब हम गिर जाते हैं, हमें लग जाता है, तो उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो ब्लड रुक जाता है। सो दैट इज दिस प्रोसेस इज नथिंग बट द ब्लड क्लॉटिंग। यानी जो खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो कुछ देर बाद रुक जाती है क्योंकि वहां पे ब्लड का एक क्लॉट तैयार हो जाता है जो ब्लड फ्लो रोक देता है। इनऑर्गेनिक आयंस जैसे कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये आयंस प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। हमारे जो मसल मूवमेंट्स है एंड नर्व्स है, उसके फंक्शन में ये इनऑर्गेनिक आयंस हेल्प करते हैं। अब जो ब्लड सेल्स है तीन तरह के थे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसमें से पहला है रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, दिस आर स्मॉल, सर्कुलर एंड इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड का मतलब ये होता है कि इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये ऐसे सेल्स है, ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखना है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स है जिनमें हमें न्यूक्लियस नहीं देखने मिलता। disappear red due to the hemoglobin, और ये इनका कलर रेड होता है क्योंकि इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देता है। ऑक्सीजन डिसॉल्व्स ड्यू टू द हीमोग्लोबिन।
अब ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। तो जहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है वहां पे ऑक्सीजन इजीली डिसॉल्व हो जाता है या फिर इजीली वहां पे ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। इसीलिए ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका ये काम होता है कि वो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। 50 to 60 lakh RBCs are present in each cubic millimeter of the blood. 50 to 60 lakh RBC एक क्यूबिक मिलीमीटर के ब्लड में हमें देखने को मिलता है। RBCs are produced in the red bone marrow. ये देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है ये एक बोन का क्रॉस सेक्शन है, हमने बोन को कट किया है। इसका ऊपर का जो पार्ट है दैट इज रेड बोन मैरो। यहाँ पे हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और इनका लाइफ स्पैन होता है 100 to 127 डेज। यानी एक आरबीसी का सेल, एक रेड ब्लड सेल लगभग 100 से 100 to 127 डेज तक उसका लाइफ होता है, उसके बाद वो मर जाता है। हमारे बॉडी में कुछ और ऑर्गन्स है जैसे कि स्प्लीन एंड थाइमस, जहां पे ये आरबीसी अपने लास्ट डेज में रहते हैं। यानी 100 to 127 डेज के बाद स्प्लीन और थाइमस में इन रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर न्यू रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इन्हें हम अपने सोल्जर्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर द लार्ज न्यूक्लिएटेड एंड कलरलेस सेल्स। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये बड़े सेल्स हैं और इनमें हमें अच्छा खासा न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है। आप डायग्राम में 5 तरह के डब्ल्यूबीसी देख सकते हो और हर एक में इसका खुद का अपना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमारे बॉडी में 5000 to 10,000 WBCs are present per cubic millimeter। यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में हमें 5000 से 10,000 WBCs देखने को मिलेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स के 5 टाइप्स होते हैं, 5 तरह के WBCs हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। डायग्राम में मैंने पांचों के पांचों सेल्स कैसे दिखते हैं उनका डायग्राम रखा है। इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो। मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको दिखाया कि रेड बोन मैरो कहाँ होता है, वहां पे आरबीसीज के साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स का भी प्रोडक्शन होता है। व्हाइट ब्लड सेल एक्ट एज सोल्जर इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के सोल्जर की तरह काम करते हैं, यानी ये हमें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। द सेल अटैक्स द पैथोजन एंटर आवर बॉडी। हमारे बॉडी में अगर बाहर से कोई पैथोजन यानी कोई बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल अगर अंदर आता है तो उसके साथ फाइट करके उसे डिस्ट्रॉय करने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माइक्रोबियल डिसीज। कोई भी माइक्रो वायरस बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर आता है उनसे प्रोटेक्शन देने का काम हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स करता है। प्लेटलेट, these are extremely small and disc shaped। प्लेटलेट व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स के साथ और एक सेल हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं। ये छोटा स्मॉल डिस्क शेप का होता है। 2.5 to 4 लाख प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में 2.5 to 4 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड को क्लॉट करने में यानी हमारे ब्लीडिंग को रोकने में प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जानते हैं ये हमारा जो ब्लड है इसका क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। Oxygen is carried via blood from lung to the cell in various parts of the body and carbon dioxide from the tissues to the lung। गैसेस ट्रांसपोर्ट यानी पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाना और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में लेके आना जहाँ से उसे बाहर छोड़ा जाता है। यानी हमारा ब्लड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन होते हैं। Simple nutrients like glucose, amino acids, fatty acids are taken up by the blood from the walls of alimentary canal and transported up to each cell in the body। हम खाना खाने के बाद इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ये सब ब्लड क्या करता है, लेता है
और हमारे पूरे बॉडी में जहाँ पे जरूरत है वहां पे उन्हें पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, ईच एंड एवरी सेल के पास जब न्यूट्रिएंट जाता है तो वो सेल क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और एनर्जी प्रोड्यूस करने में कुछ तो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, केराटिन। अब ये जो वेस्ट है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर आउट कर देती है। तो ये पूरे बॉडी का जो वेस्ट है वो किडनी तक लेके जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड क्या करेगा, पूरे बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ है उसे किडनी के पास लेके जाता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड को अलग करता है, वेस्ट मटेरियल को अलग करता है और उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। प्रोटेक्शन, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा, जो हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोब एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स। हमारे जो स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल्स है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, वो एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं। यानी कोई भी फॉरेन मटेरियल या फिर बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर आता है तो उसे फाइट करके उसे डिस्ट्रॉय करने का काम हमारे ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनका होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, अब ये एंजाइम्स एंड हार्मोन्स क्या है? एंजाइम्स प्रोटीन है और हार्मोन्स सर्टेन केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म चलता है, एनर्जी प्रोडक्शन, उसमें यूज होता है। Blood transport the enzyme and hormone from the site of their production to the site of their action. ये केमिकल सब्सटेंस जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं वो बॉडी के एक सर्टेन एरिया में प्रोड्यूस होता है। उस एरिया से जहां पे उसकी जरूरत है वहां तक लेके जाने का काम ब्लड करता है। Thermoregulation, body temperature is maintained constant at 37 degrees Celsius by vasodilation and vasoconstriction. ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इसे मेंटेन रखने का काम ब्लड करता है, क्योंकि ये प्रोसेस दो तरह से होती है, वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रक्शन। वैसोडाइलेशन में क्या होता है, वैसोडाइलेशन में ब्लड वेसल्स अपना एरिया बढ़ा देती है जिसके कारण ज्यादा ब्लड फ्लो हो सकता है। उसी तरह वैसोकंस्ट्रक्शन में वो अपना साइज जो है वो रिड्यूस कर देती है जिससे कम ब्लड फ्लो होगा। तो इस तरीके से वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है 37 डिग्री सेल्सियस। मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम इन द बॉडी। सोडियम एंड पोटेशियम हम लोग ने देखा कि मसल्स एंड नर्व्स के फंक्शन में बहुत ही जरूरी होते हैं, उनका बैलेंस बनाए रखने का काम बॉडी में ब्लड का होता है। इफ ब्लीडिंग ऑकर्स एट इंजरी, platelets and the proteins called fibrinogen of the blood form a clot and seal the injury. तो जब भी अगर हम खेल रहे हैं, अगर हम गिर जाते हैं, लग जाता है, तो वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। उस ब्लीड को रोकने के लिए एक क्लॉट फॉर्म होता है, यानी प्लेटलेट्स क्या करेंगे, वहां पे जमा हो जाएंगे और ब्लड को सील कर देंगे, क्लॉट कर देंगे, ताकि वहां से ज्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग ना हो सके। तो ये काम भी हमारा ब्लड का होता है। अब जानते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के बारे में, पर उससे पहले अगर आपको हमारे चैनल किसी भी तरीके से हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटीन्स लाइक एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं कि हम मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, कुछ लोग बोलते हैं मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। ये क्या है, ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स है। ह्यूमंस में जो ब्लड होता है उनके सरफेस पे यानी उनके ऊपर सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं। अब जो प्रोटीन होगा वो उसका ब्लड ग्रुप होगा। अगर ए प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और अगर ए और बी दोनों प्रोटीन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कोई भी प्रोटीन ए या फिर बी दोनों में से कोई भी नहीं प्रेजेंट, then the blood group will be O. So there are four main types of human blood group as A, B, AB and O. और ये कैसे डिसाइड हुआ कि उनके ऊपर ब्लड सेल्स के ऊपर कौन सा प्रोटीन है। अगर ए प्रोटीन है तो ए, बी है तो बी, ए बी दोनों है तो ए बी, नहीं है तो ओ।
इसके अलावा और एक प्रोटीन होता है RH। बिसाइड देयर आर टू टाइप्स ऑफ RH, नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव। RH भी एक तरह का प्रोटीन है, अगर वो ब्लड में प्रेजेंट है तो हम लोग कहेंगे RH पॉजिटिव, अगर वो ब्लड में एब्सेंट है तो हम लोग कहेंगे RH नेगेटिव। तो इस तरीके से A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, इस तरह से 8 ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ये ABO ब्लड ग्रुप जो है वो कार्ल लैंडिस्टर ने डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और उसके बाद उनके स्टूडेंट्स डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली, इन्होंने AB ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। Blood donation. If a person meets an accident, bleeding occurs to the many times blood transfusion is necessary during the surgical operation. कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, तो तभी पेशेंट को ब्लड का जरूरत होता है, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब एक हेल्थी पर्सन के बॉडी से ब्लड निकाल के पेशेंट को या फिर जिस पर्सन को ब्लड का जरूरत है उसमें ब्लड को ट्रांसफर करना, इसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड इन केस ऑफ पेशेंट्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया एक ब्लड डिसीज है, थैलेसीमिया भी एक ब्लड डिसीज है, कैंसर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कैरिड आउट टू कंपनसेट द ब्लड शॉर्टेज इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कभी कभी कुछ डिसीज के कारण एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर या फिर कभी कभी एक्सीडेंट के कारण बॉडी में ब्लड का शॉर्टेज हो जाता है, तो उस वक्त में किसी हेल्थी पर्सन से ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है नीडी पर्सन में, उसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। एंड द ब्लड डोनेशन इज ए नोबल थिंग दैट वन शुड डू। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट इज नेसेसरी टू चेक वेदर द ब्लड ग्रुप इज मैचिंग और नॉट। ए वाले को ए का ही ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि ए ब्लड ग्रुप के पर्सन है और हम लोग ने उसका ब्लड बी को दे दिया, नहीं, ए है तो ए को ही देना पड़ेगा, बी है तो बी को ही देना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले दोनों का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप मैच होता है तो ही ब्लड दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता। अब आगे बढ़ते हैं ब्लड प्रेशर पे। ब्लड इज कंटिन्यूअसली केप्ट flowing through the blood vessel due to the contraction and relaxation of the heart. हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, यानी जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तभी प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एंड दिस इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। तो जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उन आर्टरीज पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहेंगे। प्रॉपर ब्लड प्रेशर इज नेसेसरी टू सप्लाई द ब्लड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में एक प्रॉपर ब्लड प्रेशर होना जरूरी होता है, अगर वो नहीं हुआ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। Pressure is recorded during the contraction of the heart is called as systolic pressure। यानी जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उस प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। The one recorded during the relaxation is called as diastolic pressure। और जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है तभी जो प्रेशर जनरेट होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, रिलैक्सेशन के टाइम पे प्रेशर है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब एक हेल्थी पर्सन का ब्लड जो है उसमें जो ब्लड प्रेशर होगा वो 120 टू 80 मिलीमीटर से 139 टू 89 मिलीमीटर ऑफ Hg के बीच में होगा। इसको मेजर करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स यूज करते हैं ब्लड प्रेशर बीपी चेक करने के लिए। इसमें एक बैंड हमारे हाथ पे बांधा जाता है और फिर उस बलून को प्रेस किया जाता है, तब यहाँ पे जो मर्क्यूरी होता है वो ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है। उसके बाद बलून को रिलैक्स करने के बाद ये जहाँ पे स्टॉप होगा वो हमारा ब्लड प्रेशर होगा। तो कुछ लोगों को हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर देन द नॉर्मल इज रेफर्ड एज हाइपरटेंशन। यानी नॉर्मल प्रेशर से अगर ब्लड का प्रेशर हमारे मसल्स में ज्यादा होगा
तो हम उसे हाइपरटेंशन कहेंगे। इन द आर्टरीज ऑफ द पर्सन विद हाइपरटेंशन अननेसेसरी टेंशन डेवलप्स, यानी जो ब्लड वेसल्स है या तो डैमेज हो गए होंगे या फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं हो पा रहा है और वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उन पे टेंशन डेवलप हो रहा है, उनमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है। उस टाइम पे हम लोग कहेंगे कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। Heart needs to perform more function than the normal condition in case of hypertension। और ऐसे वक्त में हमारे हार्ट को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिसके कारण हार्ट पे भी उसका इफेक्ट, हार्ट पे भी प्रेशर गिरता है। बोथ सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर आर हाई इन हाइपरटेंशन। अब जब ब्लड फ्लो में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है, प्रेशर डेवलप हो गया है, तब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट पे भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। और दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दोनों प्रेशर क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो अगर हम लोग इस चार्ट से समझने की कोशिश करें तो नॉर्मल प्रेशर 90 टू 190 मिलीमीटर के बीच में होगा सिस्टोलिक प्रेशर। बट प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी थोड़ा कुछ एक्टिविटी करने के बाद जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो 120 टू 139 मिलीमीटर के पास में पहुंचेगा। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में सिस्टोलिक प्रेशर 140 टू 159 मिलीमीटर के बीच में होगा और हाइपरटेंशन स्टेज 2 में ब्लड प्रेशर 160 मिलीमीटर से भी ज्यादा हो जाता है। जबकि अगर डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो नॉर्मली ये 60 टू 79 मिलीमीटर के बीच में होगा। प्राइमरी हाइपरटेंशन में ये 80 टू 89 मिलीमीटर के बीच में होगा। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में ये 90 से 99 मिलीमीटर के बीच में रहेगा, जबकि हाइपरटेंशन स्टेज 2 में ये डायस्टोलिक प्रेशर 100 मिलीमीटर के ऊपर चले जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग ने अभी तक ब्लड के बारे में पढ़ा, इसका फंक्शन क्या है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है, हाइपरटेंशन के बारे में समझा और ब्लड ग्रुप्स के बारे में समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।